अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Assalamualaikum student, hope you all are doing fine. I hope आपको लास्ट चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. In today's class we are going to start chapter 2 of our science book, which is the animal world. वाई क्लासिफिकेशन, यानी कि जो एनिमल वर्ल्ड है उसकी भी क्लासिफिकेशंस हैं, उनको भी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करा गया है. सो वाई क्लासिफिकेशन, मोस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड विथ अदर थिंग दैट शेयर कॉमन फीचर्स, यानी कि दुनिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स में जो लोग होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ सेम फीचर्स क्या करती हैं, शेयर करती हैं. यानी कि एक ग्रुप बनाया, उसमें जितने भी लोग हैं उनके सेम फीचर्स हैं, या जो चीज़ें हैं उस ग्रुप में तो उनकी भी सेम फीचर शेयर वो कर रही हैं. सो इस तरह क्लासिफिकेशन हो रही है. दिस इज़ डन टू मेक इट ईजियर टू टॉक अबाउट दैम एंड टू स्टडी अबाउट दैम. ग्रुप बनाने से या किसी भी कम्युनिटी को या पूरे लोगों को क्लासिफाई करने से, ग्रुपिंग में डिवाइड करने से हमें हमारी जो हेल्प होती है वो इस तरह होती है कि उसके बाद हमें उनके बारे में बात करने में आसानी होती है और उन पर आगे फर्दर स्टडी करने में बहुत आसानी होती है. शॉप्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस मेक्स लाइफ ईजियर, यानी कि डिफरेंट जो शॉप्स हैं वो एक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है. वो किस तरह? मोस्ट शॉप सेल्स आइटम दैट हैव समथिंग इन कॉमन, सो देयर आर टेक्सटाइल शॉप दैट ओनली सेल टेक्सटाइल. यानी कि शॉप्स की भी डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कि बुक शॉप, टेक्सटाइल शॉप, इसके अलावा हम लोग ले कर सकते हैं फर्नीचर शॉप. तो ये सारी एग्जांपल्स क्या हो गई, फर्दर ग्रुप्स हो गए जो हमने डिवाइड कर दिए. यानी कि एक शॉप है जिसमें हमें सारे टेक्सटाइल मिलते हैं, कपड़े वगैरह मिलते हैं. दूसरी शॉप है जिसमें हमें सारी बुक्स मिलती हैं. एंड थर्ड शॉप है जिसमें हमें सिर्फ फर्नीचर मिलते हैं. तो हुई तो सब शॉप्स, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है. क्लासीफाई कैसे करते हैं? उस ग्रुप में वो चीज़ें डाली जाती हैं जो कॉमन फीचर्स से जो है शेयर करती हूँ, यानी कि जो उनके फीचर्स हैं वो सेम हो. जैसे कि बुक्स सारी रीडिंग के लिए यूज़ होती हैं तो वो बुक शॉप हो गई, उनके सब सारी बुक्स के सेम फीचर्स हुए. फर्नीचर हम लोग घर में यूज़ करते हैं बैठने के लिए, सोने के लिए, तो फर्नीचर की जो शॉप्स हो गई वो क्या हो गई, एक सेम फीचर शेयर करेंगी, चाहे एक फ़र्नीचर दूसरे फर्नीचर से डिफरेंट ही क्यों ना हो. लाइक सोफ़ा और बेड दोनों डिफरेंट हैं लेकिन दोनों ही हमारे घर के इस्तेमाल में यूज़ होते हैं, जिसमें हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, काम कर सकते हैं. सो फर्नीचर क्या हुए डिफरेंट लेकिन उनकी जो कॉमन फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं. सो ये हमारे पास टाइप्स हो गई, बुक शॉप, फर्नीचर शॉप एंड टेक्सटाइल शॉप, जिससे हमें इन्होंने एग्जांपल दी है कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस लिए ज़रूरी होती है. सो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात कर सकें, फर्दर उस पर स्टडीज़ कर सकें. अगर हर ग्रुप में डिफरेंट चीज़ें होंगी तो हमें स्टडी करना मुश्किल हो जाएगी, हमें हर चीज़ की डिफरेंट स्टडी करनी पड़ेगी. लेकिन अगर एक ग्रुप में सेम फीचर्स की चीज़ें होंगी तो हमें उन पर बात करना आसान हो जाएगी, हमें वहाँ पे उसकी स्टडी करना आसान हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ आपको बुक्स भी मिल रही हैं, फर्नीचर भी मिल रहा है, टेक्सटाइल भी मिल रहा है, तो ये बहुत मिक्सअप हो जाएगा सब. हम किसी
एक टॉपिक पे बात नहीं कर पाएंगे, हम किसी एक चीज़ को फर्दर स्टडी नहीं कर पाएंगे हम लोग। और इसके अलावा हमारे पास जो हमारी चॉइसेस हैं वो भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी कि हमें लेना क्या है, क्या चीज़ पसंद करें, क्या चीज़ नहीं लें, क्या चीज़ लें। सो इसीलिए हमारे पास जो हमारी शॉप्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है ताकि हमें शॉपिंग करने में भी आसानी हो, उन पर बात करने में और उन पर रिसर्च करने में भी आसानी हो सके। तो क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है। इफ़ थिंग्स वर नॉट सॉर्टेड दिस वे, शॉप्स वुड हैव टू stock a wide range of items that have little in common. That means you would not know which shop to go to. It would be really confusing. यानी कि if things were not sorted, हर चीज़ को sort out नहीं किया जाएगा, different ग्रुप्स नहीं बनाए जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, हर शॉप से बेशुमार चीज़ हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें भर दी जाएंगी। और जब आप उस शॉप में जाएंगे तो आपके लिए शॉपिंग बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, आपको चॉइसेस करने में बहुत मसला होगा। तो इसीलिए जो हमारी शॉप्स की जो क्लासिफिकेशन है, ये एग्जाम्पल दी गई है कि शॉप्स की भी क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। नाउ साइंस इज़ नो डिफरेंट। So through the ages scientists have tried grouping all organism into different categories। यानी कि जिस तरह शॉप्स की एग्जांपल है, साइंस की भी वैसे ही एक एग्जांपल है। साइंस में भी हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर दी है। सो थ्रू द एजेस, यानी कि बहुत सालों से साइंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कैटेगराइज कर दिया जाए, कैटेगराइज करके ग्रुपिंग कर दी जाए। यानी कि जो सेम फीचर्स के ऑर्गेनिजम्स हों उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए, या तो उनको एक ग्रुप में सॉर्ट आउट कर दिया जाए। सो देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू डू दिस एंड देयर विल बी न्यू अटेम्प्ट इन द फ्यूचर। यानी कि पहले भी इस पर बहुत सारी अटेम्प्ट्स की गई, कोशिश की गई, और फर्दर भी आगे फ्यूचर में भी इस पर अटैम्प्ट्स करती जाएंगी, क्योंकि साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इसी तरह ये अटैम्प्ट भी वो लोग साइंटिस्ट करते रहेंगे, और हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वर्ल्ड में जितने भी, उनको कैटेगराइज करते रहेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन करते रहेंगे। दिस इज़ बिकॉज साइंटिस्ट कीप मेकिंग न्यू डिस्कवरीज अबाउट ऑर्गेनिज्म। अब क्या बात हुई कि साइंटिस्ट का क्या काम होता है, वो रिसर्च करते हैं। तो जो साइंटिस्ट हमारे ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च करते हैं, तो हर रिसर्च पर उनको कुछ डिफरेंट फीचर्स पता चलते हैं, और उन्हीं फीचर के बेसिस पर वो ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप्स की। सो ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, वो बहुत पहले से चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। क्योंकि साइंटिस्ट हमारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे और ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते रहेंगे। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उनकी स्ट्रक्चरल फीचर के बेसिस पर। यानी कि जो उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया है, उनके स्ट्रक्चर पर उनको डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स देयर फिज़िकल मेकअप, यानी कि उनकी जो फिज़िक्स है, यानी कि उनकी जो फिज़िकल फीचर्स हैं, उन पर डिपेंड कर रही है हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन। जो हमारे एनिमल्स हैं सारे, वो साइंटिस्ट ने उनके फिज़िकल फीचर्स की वजह से उनको क्लासीफाई करा है, कैटेगराइज करा है। फर्स्टली एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। यानी कि फर्स्टली जो एनिमल्स को डिवाइड किया गया है वो किस बेसिस पर किया गया, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल दैट हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास स्पाइनल कॉलम होता है और बैकबोन होती है, यानी उनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। वर्टिब्रा मीन्स रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और बैकबोन होती हैं। while the invertebrates are animals that do not have a spinal column। जबकि जो invertebrates हैं उनके पास spinal column नहीं होता, backbones नहीं होती, यानी कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। Invertebrates have a hard external covering like a shell और no hard covering और skeleton at all। यानी कि जो हमारे invertebrate हैं, क्योंकि उनके पास जो है स्पाइनल कॉलम नहीं होता, तो जो उनकी जो एक्सटर्नल कवरिंग है, जो उनका बाहर का एक्सटर्नल सर्फ एरिया है, वो क्या होता है, कवर होता है किसी शेल लाइक सब्सटेंस से। शेल यानी बहुत हार्ड चीज़ से, या फिर किसी हार्ड कवरिंग से, यानी कि जो उनके बाहर की एक्सटर्नल कवर करती है उनकी बॉडी को, वो क्या होती है, बहुत हार्ड कोई सब्सटेंस होता है, कोई कवरिंग होती है, या फिर और उनके पास क्या होता है, ये या तो फिर उनके पास कोई हार्ड कवरिंग होती ही नहीं है, स्केलेटन होता ही नहीं है। क्योंकि उनके पास क्या नहीं होते, उनके पास इनवर्टिब्रेट के पास स्पाइनल कॉलम्स नहीं होते।
वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, यानी कि जो वर्टिब्रेट हैं, जो वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल जिनके पास बैकबोन और स्पाइनल कॉलम होता है. सो जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड हुए हैं 6 क्लासेस में, यानी कि जो हमने फर्स्टली डिवाइड करा एनिमल्स को, वो डिवाइड करा वर्टिब्रा की बेसिस पे, स्पाइनल कॉलम की बेसिस पे. तो हमारे पास कितने ग्रुप्स आ गए, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स विच हैव स्पाइनल कॉर्ड्स एंड बैकबोन, while the on the other hand, invertebrates are animal that do not have spinal columns or backbone. So जो हमारे vertebrates हैं वो further किन में divides हो रहे हैं, 5 classes में. अब उनके क्या क्या नाम हैं. So students, जो हमारे पास vertebrate की 5 classes हैं वो कौन सी हैं, mammals, reptiles, birds, fish एंड एम्फीबियंस. सो वर्टिब्रेट्स की कितनी क्लासेस हो गई, 5 क्लासेस हो गई. कौन कौन सी, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस. वंस अगेन, इन वर्टिब्रेट हमारे पास कौन से एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट वो एनिमल हैं जिनके पास बैकबोन और स्पाइनल कॉलम होता है. नाउ इनवर्टिब्रेट जिनके पास स्पाइनल कॉलम नहीं होता वो कौन से हैं, हमारे पास 6 क्लासेस हैं उनकी. वो हैं आर्थ्रोपोड्स, वॉर्म्स, मोलस्क, स्पंजेस, नाइडेरियन एंड इकाइनोडर्म. सो स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट हमारे पास कौन कौन से हैं, 6 क्लासेस हैं, आर्थ्रोपोड्स, वॉर्म्स, मोलस्क, स्पंजेस, नाइडेरियंस एंड इकाइनोडर्म्स. सो ये हमारे पास कौन सी क्लासेस हो गई इनवर्टिब्रेट की जिनके पास स्पाइनल कॉलम्स नहीं होता. तो फर्दर हमारे पास वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट भी डिवाइडेड हुए क्लासेस में. वर्टिब्रेट की 5 क्लासेस हैं एंड इनवर्टिब्रेट की 6 क्लासेस हैं. नाउ वी हैव सम क्लासिफिकेशंस जिसमें हमारे पास जो है पूरे बॉक्सेस के बेसिस पे आपको क्लासीफाई करे हुए हैं गए. सबसे पहले हमारे पास एनिमल किंगडम जो कि फर्दर डिवाइड हो रहा है इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में. वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं, विच हैव स्पाइनल कॉलम एंड बैकबोन. इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास कौन से एनिमल्स होते हैं, विच डू नॉट हैव स्पाइनल कॉलम्स. वर्टिब्रेट्स हमारे पास फर्दर डिवाइड होती हैं 5 क्लासेस में, विच आर बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. इनवर्टिब्रेट हमारे पास 6 क्लासेस में डिवाइड होते हैं जो कि हमारे पास हैं आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, नाइडेरियंस, स्पंजेस, मोलस्क एंड वॉर्म्स. सो 5 and 6 फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन हो रही है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स की. In dividing animals into classes, scientists look at many physical feature including, यानी कि जब हम लोग animals को classes में divide करते हैं तो हमारे पास scientists किन किन physical features को consider करते हैं. Whether they are warm blooded और cold blooded, यानी कि वो लोग सबसे पहले जो हमारे पास physical features देखते हैं वो देखते हैं कि वो warm blooded है या फिर cold blooded है. warm blooded और cold blooded भी आगे आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है. नंबर 2, हाउ दे गिव बर्थ टू देयर यंग, यानी कि जो ये फर्दर अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं वो किस तरह देते हैं, उनका क्या क्या तरीका है. नंबर 4, वेदर दे लिव ऑन लैंड और इन वाटर. नंबर 3 पे हमारे पास क्या है कि वो लैंड पे रहते हैं या फिर वाटर में रहते हैं. नंबर 4, वेदर दे हैव फेदर्स, फर, हेयर और स्केल्स, यानी कि उनके पास फेदर्स होते हैं, पर होते हैं, फर या हेयर ही उनकी स्ट्रक्चर होता है, या फिर उनके पास फिश की तरह स्केल्स होते हैं. सो हमारे पास क्या हो गई, जो हमारे पास फिजिकल फीचर्स जिनकी बेसिस पर साइंटिस्ट क्लासीफाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं कि हमारे जो एनिमल्स हैं वार्म ब्लडेड हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड हैं, और वो अपनी फर्दर जो यंग हैं उनको किस तरह बर्थ देते हैं, या वो. और नंबर 3 पे क्या है कि वो लैंड पे रहते हैं या वाटर में रहते हैं. नंबर 4 है हमारे पास कि उनके पास फेदर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, फर होते हैं या फिर स्केल होते हैं. सो ये हमारे पास उनकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स की है, फ़िज़िकल फीचर्स है जिस पे हमारे पास साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है. ये हमारे पास उनके 4 फीचर्स हैं. नाउ व्हाट इज़ वार्म ब्लडेड एंड व्हाट इज़ कोल्ड ब्लडेड. Warm-blooded animals keep their body temperature same even when the temperature around them changes, यानी कि warm-blooded animals वो animals हैं जो कि अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, सेम करके रखते हैं, चाहे उनके सराउंडिंग्स में टेम्परेचर की कितनी भी चेंजेस क्यों ना हो जाए, वो अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रहते हैं. वाइल द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज़ द सेम एज अ टेम्परेचर अराउंड देम, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो अपना टेम्परेचर
अपनी सराउंडिंग के साथ चेंज कर लेते हैं। अगर उनका सराउंडिंग का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो उनका टेम्परेचर भी ठंडा ही होगा, और अगर उनका बाहर का टेम्परेचर गर्म है, उनके सराउंडिंग का टेम्परेचर गर्म है, तो उनका टेम्परेचर भी गर्म होगा। सो वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड में क्या डिफरेंस है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, चाहे उनकी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना ही चेंज क्यों ना हो, कितनी सर्दी गर्मी क्यों ना हो, वो अपना एक मेंटेन करके बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, जो उनका टेम्परेचर होता है, जो भी हर एनिमल का टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करके रखेंगे, चाहे बाहर गर्मी हो चाहे बाहर सर्दी हो। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे? वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। अगर बाहर सर्दी है तो उनका टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है बॉडी का, अगर बाहर गर्मी है तो उनका टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है बॉडी का। तो यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के लिहाज से मेंटेन करते हैं, जैसा सराउंडिंग का टेम्परेचर वैसा ही उनका टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, एक दफ़ा हम ये रिवाइज़ करते हैं कि किस तरह क्लासिफिकेशन हो रही है और क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। सो क्लासिफिकेशन हमारे पास ज़रूरी थी इसलिए ताकि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन ना हो, और हम लोग जब हमारे पास एनिमल्स ग्रुप में क्लासीफाई हो जाएंगे तो हमें फ़र्दर उनके बारे में बात करने में और उनके बारे में स्टडी करने में आसानी रहेगी। हमारे लिए ये सब स्टडी करना ईजी हो जाएगा। सो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि शॉप्स की भी क्लासिफिकेशन होती है, लाइक फर्नीचर शॉप, बुक शॉप एंड टेक्सटाइल शॉप। टेक्सटाइल शॉप में टेक्सटाइल कपड़े वगैरह मिलेंगे, जो हमारे पास फर्नीचर शॉप है उसमें फर्नीचर मिलेगा, जो बुक शॉप है उसमें बुक मिलेंगी। इसी तरह हमारे पास साइंटिस्ट ने एनिमल की भी क्लासिफिकेशन की है, और जो कि बहुत एजिस से साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन करते चले आ रहे हैं और फ्यूचर तक भी करते रहेंगे। यानी कि साइंटिस्ट किस तरह क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं? नई नई डिस्कवरीज़ के जरिए। जिस तरह एनिमल्स पर, ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च होती रहती है, तो हमारे पास क्या होता रहता है? हमारे पास नए नए फीचर्स एनिमल्स के होते हमारे पास डिस्कवर करते रहते हैं फीचर्स साइंटिस्ट। जब नए फीचर्स डिस्कवर होंगे तो हमारे पास क्लासिफिकेशन में भी चेंजेस आएंगी, तो हमारे पास क्लासिफिकेशन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। एनिमल्स हमारे पास डिवाइड होते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से, कि उनका स्ट्रक्चर, फिजिकल फीचर किस तरह है, इस बेसिस पे हमारे एनिमल्स डिवाइड हो रहे हैं। सो एनिमल्स हमारे पास कितने क्लासेस में डिवाइड हो रहे थे? वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जो थी हमारे पास वो कौन से एनिमल्स हैं? जिनके पास बैकबोन होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट थे जिनके पास बैकबोन्स नहीं होती। फर्दर हमारे पास वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट की भी क्लासिफिकेशन है, क्लासेस में डिवाइड किया गया है इनको, जो कि हमारे पास वर्टिब्रेट की 5 क्लासेस हैं, जो कि हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड, फिश एंड एम्फीबियंस। और हमारे इनवर्टिब्रेट किस में डिवाइड होते हैं? हमारे इनवर्टिब्रेट डिवाइड होते हैं फर्दर 6 क्लासेस में। तो इनवर्टिब्रेट कौन से एनिमल्स हैं? पहले तो वो जिनके पास स्पाइनल कॉलम नहीं होता। तो हमारे पास जिस क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं? आर्थ्रोपोड्स, वर्म्स, मोलस्क्स, स्पंजेस, नाइडेरियन एंड काइनोडर्म्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी। फर्दर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, यहाँ पर फिजिकल फीचर्स हैं एनिमल के, वो क्या क्या कंसिडर करे जाते हैं जिनके बेसिस पर आगे उनको क्लासिफाई किया जाता है। सो हमारे पास सबसे पहला होता है कि वो एनिमल्स, क्या देखा जाता है कि एनिमल वार्म ब्लडेड हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड हैं। फिर देखा जाता है कि वो अपने जो यंग वंस हैं उनको किस तरह बढ़ देते हैं, जो उनके यंग वंस हैं वो किस तरह फर्दर जो हैं वो बर्थ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड था वो था कि वो एनिमल जो हैं वो लैंड पे रहते हैं या फिर किस पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं। और फोर्थ वन था हमारे पास कि उनके पास फेदर्स होते हैं, फर या हेयर्स होते हैं या फिर स्केल्स होते हैं। तो ये हमारे पास 4 उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स या फिर फिजिकल फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। नाउ एनिमल सेल। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने। Cells hold all the equipment and information necessary to keep an organism alive. सेल का क्या काम है? सेल जो है वो क्या करता है? इक्विपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है जो कि नेसेसरी हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा रहने के लिए। सो ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन, यानी कि हर सेल टाइप का डिफरेंट फंक्शन है। हर सेल दूसरे सेल से डिफरेंट है फंक्शन की बेसिस पर। और किस तरह और क्या कर रहा होता है? जो एक सेल दूसरे सेल से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। देयर आर नर्व सेल्स इन योर ब्रेन दैट रिसीव मैसेजेस एंड अदर दैट सेंड मैसेजेस, यानी कि जो हमारे नर्व सेल्स हैं ब्रेन में वो क्या काम कर रहे होते हैं? वो रिसीव करते हैं मैसेजेस, एंड अदर्स दैट सेंड मैसेजेस। और कौन से सेल्स हैं? नर्व सेल्स
भी हमारे पास टाइप्स के हैं, एक जो हमारे पास मैसेजेस रिसीव करते हैं और एक जो है मैसेजेस ब्रेन से सेंड करते हैं। और हमारे नर्व सेल, आप लोग हमेशा याद रखेंगे, नर्व सेल हमारे ब्रेन्स में होता है। सो देयर आर ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, जबकि जो ब्लड सेल्स हैं उनका क्या काम है, वो हमारे पास कैरी करते हैं ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में। एंड अदर दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीज़, और कुछ होते हैं ब्लड सेल जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, हमारी बॉडी को, एनिमल्स की बॉडी को अगेंस्ट डिसीज़, यानी किसी भी बीमारी से बचाते हैं। सो हमारे पास क्या है, एनिमल सेल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। सेल क्या करता है, इक्विपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा एक सेल दूसरे सेल से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि जो नर्व सेल है उनका फंक्शन डिफरेंट होगा, ब्लड सेल का फंक्शन डिफरेंट होगा। और इसमें भी नर्व सेल जो होंगे ब्रेन में होंगे, एक करते हैं रिसीव मैसेजेस, दूसरे क्या करेंगे, सेंड करेंगे मैसेजेस। इसी तरह ब्लड सेल्स होंगे जो कि कैरी करेंगे ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, और दूसरे ब्लड सेल्स होंगे जो कि प्रोटेक्ट करेंगे बॉडी को अगेंस्ट डिसीजेस, यानी कि अगेंस्ट बीमारियों के। सो हमारे पास सेल्स जो हैं वो भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और एक दूसरे से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी बेसिस पे वो डिफरेंट भी होते हैं। The main part of the cells are the nucleus, cytoplasm, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल, यानी कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं सेल के, वो कौन कौन से हैं, वो हैं न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल। नाउ आपको एक पिक्चर दिख रही होगी अपने पेज पे, अपनी स्क्रीन पर, उसमें हमारे पास लेबलिंग भी हुई है। एक हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसमें उनके मेन जो पार्ट्स हैं उनकी लेबलिंग हुई है। सबसे पहले हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो कि कवर कर रहा है सेल को, उसके पास हमारे पास मिडल में है एक न्यूक्लियस, कुछ वैक्यूल्स और साइटोप्लाज्म। अब ये पढ़ते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या क्या है। द न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस हमारे सेल का कंट्रोल सेंटर है, यानी कि जैसे कि आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा जहाँ से सारी हमारे पास कंट्रोल सेंटर होता है मॉल्स में भी, जहाँ से सारे क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं कि इस वक्त कितने जो हमारे पास जो है लोग आए हुए हैं मॉल में, क्या पार्किंग कहाँ पर है, कौन सी शॉप खुली हुई है, कौन सी शॉप नहीं है। तो हर जगह कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। तो उन कंट्रोल सेंटर का काम क्या होता है, वो पूरी सराउंडिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो हमारा सेल है उसका कंट्रोल सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है, जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर भी होती हैं और फर्दर काम भी होता है। तो हमारा कंट्रोल सेंटर क्या है जो सेल को कंट्रोल कर रहा है, वो है हमारा न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस ऑल्सो कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यानी कि सेल कितना ग्रो करेगा और फर्दर कितना रिप्रोड्यूस होगा, यानी कि एक सेल से आगे कितने फर्दर रिप्रोडक्शन के बाद सेल बनेंगे। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है सेल का। Now cytoplasm, the cytoplasm helps to move material around the cell and also dissolve waste। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, वो करता है मूव मटेरियल को अराउंड द सेल, यानी कि जो सेल के अंदर जितने ही मटेरियल्स हैं उनकी मूवमेंट में साइटोप्लाज्म हेल्प करता है, और डिज़ोल्व करता है वेस्ट को, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको डिज़ोल्व करता है। Now vacuole, the vacuole is a space in the cytoplasm containing air, liquid और food। क्योंकि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल भी लिविंग हुए तो उन्हें भी क्या ज़रूरत होगी, एयर की, लिक्विड और फूड की। तो जो हमारा वैक्यूल है वो क्या है, वैक्यूल इज़ अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल्स होंगे जो कि एक स्पेस हैं जो क्या करते हैं, हमारे कंटेन करते हैं एयर, लिक्विड और फूड। Cell membrane, the cell membrane act as a barrier to the world outside the cell, यानी कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो एज अ बैरियर काम कर रहा है ताकि जो हमारा सेल है उसको प्रोटेक्ट करे आउटसाइड वर्ल्ड से। यानी कि बैरियर किस लिए होते हैं, रोड पे भी अक्सर एरियाज़ में बैरियर्स लगाए जाते हैं, एक गली को दूसरी गली से ब्लॉक किया जाता है। तो बैरियर्स किस लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। जो हमारे सेल हैं वो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो भी हमारे सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, एज अ बैरियर काम कर रही है। और किससे प्रोटेक्ट करती है, आउटसाइड वर्ल्ड से, जो कि सेल के बाहर की दुनिया है उससे। इट लेट्स द
राइट थिंग्स आउट ऑफ द सेल एंड स्टॉप डेंजरस थिंग्स गेटिंग इन, यानी कि क्या करती है, इट लेट्स द राइट थिंग्स आउट ऑफ द सेल एंड स्टॉप्स डेंजरस थिंग गेटिंग इन। हमारी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल का बैरियर एज अ बैरियर काम कर रही है, तो क्या करेगी, वो प्रोटेक्ट करेगी, जो अच्छी चीज़ें होंगी, राइट थिंग होंगी सेल के लिए, वो उससे बाहर भेजेंगी, और बाहर आउटसाइड द सेल जो भी चीज़ें हैं जो हमारे सेल के लिए ख़तरनाक हैं, नुकसानदेह हैं, उनको अंदर आने से रोकेंगी। तो हम इस तरह हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एज अ बैरियर काम करती है, जो अच्छी चीज़ें उनको बाहर भेज देती है, और जो ऐसी चीज़ें जो अंदर आकर सेल के लिए बुरी साबित हो सकती हैं या फिर ख़तरनाक हो सकती हैं, उनको अंदर आने से रोकती है। द स्मॉलर पार्ट्स विद इन अ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, यानी कि जो हमारे पास स्मॉलर पार्ट्स हैं जो आपको पिक्चर में भी दिख रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। दीज आर स्मॉल पार्ट्स विद इन अ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। सो ये हमारे सेल का एक पूरा स्ट्रक्चर था जिसमें आपको पूरा डिफ़ाइन किया गया है कि एनिमल सेल क्या करता है, किस तरह बना हुआ है, और उसका फर्दर काम क्या क्या है, जॉब्स क्या क्या हैं उनकी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। आज के लिए इतना ही। आई होप सो सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।